प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर बल दिया। शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सभी 9 उम्मीदवार जीते। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड संसद में विश्वास मत हारे। विंबलडन में पहला पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन कार्लोस अल्कराज और डेनियल मेदवेदेव के बीच जारी। और क्रिकेट में 8 देशों का महिला T20 एशिया कप 19 जुलाई से श्रीलंका में दाम्बुला में शुरू होगा। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर बल दिया। बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने संपर्क, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने के लिए मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोस प्रथम और लुक ईस्ट नीतियों के साथ साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में सागर विजन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने सितंबर में होने वाले आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब भारत के संविधान को रौंदा गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल की ज्यादतियों को सहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य आपातकाल से प्रभावित उन करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा इससे देश के लोकतंत्र की रक्षा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जनता 25 जून 1975 की रात कभी नहीं भूल सकती जब संविधान की हत्या की गई थी। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार को उदाहरण पेश करना होगा जिससे कि कांग्रेस ने किया था वो कभी भी दोहराया ना जा सके। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की ऐसा कभी दोबारा ना हो। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में सकारात्मक शासन के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से युवाओं के लिए बड़ा बदलाव आया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने सशक्त भारत, विकसित भारत 2047 बनाने में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर मुख्य भाषण दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेही है और इन फैसलों से अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने भारत को निवेश और अवसरों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में सराहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीट पर आज हुए चुनाव में महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। महाविकास अघाड़ी के 3 में से 2 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। द्विवार्षिक चुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 274 विधायकों ने इसके लिए मतदान किया।
भाजपा के 5, अजित पवार की एनसीपी पार्टी के 2 और शिवसेना के 2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के 1-1 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। वहीं शरद पवार की एनसीपी के समर्थन वाले उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई के गोरेगांव में इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी NESCO प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। शाम को श्री मोदी भारतीय समाचार सेवा सचिवालय में INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 16,600 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 5,600 करोड़ रुपए की लागत वाली मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट आज से आम जनता के लिए उपलब्ध है। नियम और कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने रिपोर्ट जारी की। ये 4 खंडों में उपलब्ध है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वेबसाइट www.ucc.uk.gov.in पर उपलब्ध है। नियमावली समिति को राज्य सरकार ने यह आदेश दिया, जो 4 खंडों में रिपोर्ट थी इसको पब्लिक के साथ साझा कर दी थी। अब वो 4 खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके 2 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण हमारी वेबसाइट है, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार पर अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के कोष को 5 गारंटी लागू करने में हस्तांतरित करने का आरोप लगाया है। विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने नई दिल्ली में आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के हितों के विरुद्ध काम कर रही है। जो राशि उनके कल्याण में प्रयोग की जानी थी, उसे अन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो SC ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था, उसका डाइवर्जन कर दिया गया और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी या गारंटियां थी, उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से आज मिली अंतरिम जमानत को लेकर राजधानी में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मिली जमानत पर लोगों और मीडिया को गुमराह करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला आम आदमी पार्टी की जीत नहीं, बल्कि शीर्ष अदालत ने इस बात पर मुहर लगाई है कि श्री केजरीवाल इस मामले में आरोपी हैं और प्रवर्तन निदेशालय के पास इस संबंध में पर्याप्त सबूत हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। कर्नाटक राज्य सरकार ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने के कावेरी जल नियामक समिति के आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज बेंगलुरु में बताया कि राज्य कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष अपील करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य अपने जलाशयों में कम भंडारण के कारण तमिलनाडु को वांछित मात्रा में कावेरी जल जारी करने की स्थिति में नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे। संसद में सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। नेपाल की संसद के निचले सदन में 194 सदस्यों ने विश्वास मत के विरुद्ध मतदान किया, जबकि 63 समर्थन में रहे। मतदान के दौरान एक सदस्य तटस्थ रहा। श्री प्रचंड को बहुमत सिद्ध करने के लिए 138 सदस्यों का समर्थन चाहिए था। इस वर्ष मई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 5.9% बढ़ा है। मई 2023 में IIP की वृद्धि दर 5.7% रही।
इस महीने की 5 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के अंत में देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वोच्च स्तर पर रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़कर 657.16 अरब डॉलर दर्ज किया गया। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.8% की कुल बढ़त से 622 अंक बढ़कर 80,519 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 0.8% की मजबूती से 186 अंक बढ़कर 24,502 के नए स्तर पर बंद हुआ। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ कुमार बिजॉय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि हर दिन सेंसेक्स उच्चतम स्तर पर जा रहा है। इस बीच निवेशकों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। प्रतिदिन सेंसेक्स एक नए हाइस पे जा रहा है, जिससे निवेशकों में अति उत्साह है, लेकिन निवेशक को सतर्क भी रहने की जरूरत है और निवेशक को अब सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए और वैसे ही स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कि लंबे अरसे तक वो बने रहें। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो गया, जो एनर्जी से रिलेटेड है। इस तरह के सेक्टर में अगर निवेशक इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लंबे समय में एक फायदा की उम्मीद है। और ये जो उछाल है सेंसेक्स में, ये भारत की अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत मजबूती बनती चली जा रही है उस पर आधारित है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन 26 जिलों के क्षेत्रों के 2,500 से अधिक गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य भर में 39,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं। सिक्किम सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ग्लेशियर झील बाढ़ पर आज एक बैठक की। बैठक में विशेष रूप से पिछले महीने अक्टूबर में दक्षिण लोहनुक झील में आई बाढ़ पर चर्चा की गई। वैज्ञानिक दल ने झील पर जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों के कारण बढ़ते खतरे के बारे में विस्तार से चर्चा की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भेंट की। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पहले पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में इस समय पिछले विजेता कार्लोस अल्कराज और 5वें वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव के बीच मुकाबला जारी है। मेदवेदेव ने पहला सेट 7-6 से जीता। अल्कराज ने दूसरा सेट 6-3 और तीसरा सेट 6-4 से जीत लिया है। दूसरा सेमीफाइनल लोरेंजो मुसेती और नोवाक जोकोविच के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका की मेजबानी में महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट 19 जुलाई से शुरू होगा। दाम्बुला में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के साथ रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती कल से दिल्ली के त्यागराजा स्टेडियम में 2 दिन की रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में देश भर से 45 से अधिक कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रतिस्पर्धा में विजयी टीम वियतनाम के क्वान हिन में अंतर्राष्ट्रीय एशिया प्रशांत प्रसारण संघ रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर बल दिया। शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सभी 9 उम्मीदवार जीते। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड संसद में विश्वास मत हारे। और विंबलडन में पहला पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन कार्लोस अल्कराज और डेनियल मेदवेदेव के बीच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।